गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल जीपीएस मंत्रा। आइए आप सभी के बीच में साइंस का सीरीज लेकर के आए हैं। आज हम लोग क्लास 1 में टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इस 25 क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन उसका जानेंगे। ये आपके जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं उससे रिलेटेड उसी के पैटर्न पर हम लोग 25 क्वेश्चन को आज देखेंगे। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि और को भी फायदा हो। चलिए आपके बीच में ये पहला प्रश्न है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। सेकेंड क्वेश्चन आ गया ना, अच्छा ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके बीच में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। हम लोग के जो शरीर है, मानव शरीर है, इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रंथि के बारे में जानते हैं कि ग्रंथि होता क्या है ना। ग्रंथि जो है ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड होता क्या है, ये वे अंग होते हैं, वे अंग जो हार्मोन या पाचक रस का स्राव करते हैं ना, स्राव करते हैं या बनाते हैं कह सकते हैं, ठीक है। एक ही बात है, बनाते हैं। तो ग्लैंड हमारे बॉडी में 3 टाइप का होता है। जो ग्रंथि होता है ना वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। जो ग्लैंड है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, ठीक है। सेकेंड जो होता है बहिस्रावी या बाह्यस्रावी, है ना। और थर्ड जो होता है मिश्रित। मिश्रित मतलब समझिए, मिश्रित माने जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की ये प्रक्रिया होती हो उसे हम लोग मिश्रित कहते हैं। तो ये आप देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, है ना, और मिश्रित। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए अंतःस्रावी जो होता है वो नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन। समझिएगा, नलिका विहीन मतलब इसके लिए कोई नलिका या अंतःस्रावी जो है आपका ये हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। समझिएगा, हार्मोन का स्राव करता है, हार्मोन का स्राव, है ना, हार्मोन का स्राव करता है। और बहिस्रावी जो है आपका ये पाचक एंजाइम कह सकते हैं या पाचक रस कह सकते हैं, ठीक है, पाचक रस का स्राव। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है जी। देखिए अंतःस्रावी जो होता है नलिका विहीन होता है और इसमें नलिका होती है, नलिका, ये नलिका युक्त होता है, ठीक है। अब कहिएगा नलिका युक्त तो नलिका विहीन क्या है। तो ये नलिका विहीन, इसके लिए कोई अलग नली नहीं होती है, इसलिए ये जो हार्मोन का स्राव करता है वो रक्त नलिका द्वारा होता है। जब इसमें कोई नलिका नहीं होती है तो रक्त नलिका के द्वारा इसका स्राव या रक्त नलिका से ही हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। और बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका होती है, नलिका युक्त होता है, इसलिए इस अपनी नली से पाचक रसों का स्राव करके डायरेक्ट अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। मिश्रित देखिए, ठीक है, मिश्रित में क्या होता है, जिसमें हार्मोन का भी स्राव हो और पाचक रसों का भी स्राव। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका,
इसका एग्जाम्पल में आप, ठीक है, अग्नाशय है ना, अग्नाशय जो है, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, ये मिश्रित का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से अंतःस्रावी का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वो उसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यकृत हो गया, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि का जैसे थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स जो है अंतःस्रावी का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यकृत जो है बाह्यस्रावी का एक एग्जाम्पल है। और मिश्रित जिसमें हार्मोन का भी स्राव होता हो और पाचक रस का भी स्राव होता हो, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अग्नाशय। ये हार्मोन का भी स्राव करता है और पाचक रसों का भी करता है, ठीक है। तो ये अभी देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी, मानव शरीर की, है ना, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपका यकृत होता है, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करें, सबसे छोटी वो आपका पीनियल होता है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आ जाए, ठीक है, तो आप यकृत लगा सकते हैं, लीवर, है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए क्वेश्चन में समझिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे ही अंतःस्रावी की बात आया, जैसे ही अंतःस्रावी की बात आया तो क्या होगा कि यकृत आपका साइड हो जाएगा, है ना। यकृत इसलिए साइड हो जाएगा कि यकृत के बारे में हम क्या पढ़े हैं, यकृत एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। हाँ, ओवरऑल बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यकृत आएगा, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा थायराइड आंसर, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, बड़ी ग्रंथि और अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि, इस तरह से, है ना। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं इसके, देखिए अभी थोड़ा सा एक चीज और हम लोग जानते हैं, कभी कभी जो भी हम बता के गए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, है ना, सबसे छोटी ग्रंथि, कहीं कहीं आपको जो है इसका आंसर है वो पीयूष ग्रंथि मिलेगा, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। लेकिन सबसे छोटा जो है ना वो पीनियल ग्रंथि को ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में ये ना रहे तो आप पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि भी लगा सकते हैं, और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि ये जो है मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, या कह सकते हैं कि अन्य जो ग्रंथियां हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको मास्टर कहा जाता है ना, ये कंट्रोल करता है सबको। और इसको जो कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखिएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसको कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि, इसका नियंत्रण, है ना। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ये आपका इसके बारे में
कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए और हम लोग कुछ जानते हैं अभी ग्रंथि के बारे में, कुछ क्वेश्चन और अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग आते हैं थायराइड। देखिए अभी थायराइड हम लोग पढ़े थे, थायराइड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अभी थायराइड देखिए, थायराइड ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन का स्राव होता है ना, हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि कह सकते हैं इसको, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन, ठीक है। आपातकालीन ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। इसे देखिए 3 तरह का हार्मोन होता है रिलीज, इसको हम लोग 3F के नाम से जानते हैं। 3F क्या है? तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, है ना। ये 3 तरह के क्या है? फियर माने जब व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न हो, ठीक है, तो डर का जो हार्मोन है, डर वाला जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। फाइट मतलब लड़ने का, और उड़ने का, लड़ो उड़ो ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। लड़ो उड़ो है ना, डरो, डरो लड़ो उड़ो ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। इसलिए 3F हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो ये तीनों परिस्थितियों में, ठीक है, इसी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है, उत्पन्न होता है। और देखिए अभी हम लोग एक चीज पढ़े थे ऊपर में, पीनियल ग्रंथि के बारे में। कभी कभी आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि देखिए, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जैविक घड़ी, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजिकल ग्लैंड, ठीक है। अब इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसके कारण है नींद। देखिएगा, नींद और जागने का जो क्रम होता है, जागने का जो क्रम होता है, ठीक है, ये इसी हार्मोन की वजह से निर्धारित होता है कि कब नींद आता है। मनुष्य का जो होता है ना, एक नॉर्मल सोने का टाइम, जागने का टाइम, और नहीं तो अगर इस तरह का कुछ नहीं रहेगा तो व्यक्ति सोता ही रहेगा और जागेगा तो जागता ही रहेगा, उसे नींद आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के जब हार्मोन रिलीज होती है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, तो आपको नींद आने लगता है, आलस टाइप का आने लगता है, नींद आने लगता है, या आपको जागने का इच्छा होता है कुछ घंटे सोने के बाद, फिर आपका अचानक अपने आप नींद टूट जाता है, या आप चाह कर के भी आप नहीं सो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती है, नींद जागने का जो क्रम होता है पीनियल ग्रंथि से, इसलिए इसको जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल घड़ी। मतलब इसका टाइम फिक्स है कि कब सोना है और कब जागना है, इसलिए इसको पीनियल ग्लैंड में जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। कभी कभी इसे पूछ सकता है, जो हार्मोन स्राव होता है इससे, ये हार्मोन का भी आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, ये हार्मोन इससे जो स्राव होता है, ठीक है, हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन है ना, मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ये नींद और जागने का क्रम निर्धारित होता है, ठीक है। पूछ सकता है आपको कि मेलाटोनिन हार्मोन, तो नींद आना या जागना, कब जागना है कब सोना है, ये सब जो है मेलाटोनिन हार्मोन जब रिलीज होता है इसी वजह से तय होता है। और ये किस ग्रंथि से निकलती है? तो पीनियल ग्रंथि से स्राव होता है इस हार्मोन का, इसीलिए इस ग्रंथि को कहा जाता है जैविक घड़ी। मतलब टाइम फिक्स है ना, एक घड़ी की तरह काम कर रहा है।
बायोलॉजिकल ग्लैंड लिख दिया, इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल हम ग्लैंड लिख दिए हैं, ये बायोलॉजिकल आपका क्लॉक कहलाएगा, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए और अभी कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ और भी हार्मोन के बारे में देखिए। बहुत सारा हार्मोन है, तो आज हम लोग पूरा हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये कभी देखिए, कभी कभी पूछा जाता है आपको, जो हम लोग पढ़े थे अग्न्याशय, अभी हम लोग पढ़े थे ना जी, अग्न्याशय, ठीक है। अब इसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? अब कहेंगे मिश्रित ग्रंथि है तो क्या है भाई, ठीक है। तो मिश्रित ग्रंथि में बताए थे जिसमें हार्मोन भी रिलीज होता हो, हार्मोन भी और पाचक रस भी, दोनों। तो देखिए ये दोनों रिलीज करता है। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? तो इससे एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। मुख्य हार्मोन जो इससे एक है, हम बता रहे हैं इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन। कौन हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या नियंत्रित करता है? तो ये रक्त में शर्करा या कह सकते हैं शुगर, ठीक है, की मात्रा को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है ना। देखिए यही जब समान मात्रा में रिलीज नहीं होता है, ठीक है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि शुगर हो गया है उसको, है ना। या शुगर, या उसी की इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज भी बोलते हैं, या मधुमेह बोल सकते हैं। जो बीमारी होती है उसको मधुमेह भी कहा जाता है, मधुमेह या इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। और जो जिसको ये बीमारी होता है उसको एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो जब आपके शरीर में इस ग्रंथि के द्वारा समान मात्रा में इंसुलिन स्राव नहीं हो रहा हो, ठीक है, जितना आपको जरूरत है नियंत्रित करने के लिए, तो आपको एक बीमारी होता है जो होता है मधुमेह, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जाओ, ये तो हार्मोन की बात हो गया, ठीक है। हार्मोन के अलावा जो पाचक रस है या पाचक एंजाइम है वो भी निकलता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में LAT लिखते हैं। अब LAT क्या है, देखिए एक सेकेंड, देखिए LAT क्या है। एल से होता है लाइपेज, 3 तरह की इसमें से एंजाइम निकलती है, लाइपेज। ए से होता है एमाइलेज, ठीक है, और टी से होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन। देखिए ये 3 तरह के एंजाइम जो है कहां से निकलता है? अग्नाशय से। और तीनों एंजाइम जो कैसा है? पाचक रस है, पचन का काम करता है। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, याद रखिए। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो स्टार्च कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे जो भोजन में है जितने पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है ना, तो ये सब जो है पोषक तत्वों में से ये 3 एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। अग्न्याशय से, ठीक है, 3 तरह के पाचक एंजाइम निकलती है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। हम देखिए यहाँ पे इसलिए इसको बताएं क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि के बारे में हम बताएं कि हार्मोन भी रिलीज होता है, पाचक रस भी रिलीज होता है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जो मुख्य चीजें हैं वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ताकि हार्मोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हम ऊपर बताए थे आपको, पीयूष ग्रंथि, पीयूष या पिट्यूटरी, ठीक है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि करने में ये सहायक होता है, ठीक है, अंगों को वृद्धि करने में, इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। अभी और कुछ हार्मोन और भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी कुछ हार्मोन है, अभी आपका एक हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन ना, टेस्टेस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ऐसे देखिए ये पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में,
पुरुषों में पाया जाता है। कभी कभी तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, पुरुषों में कि महिलाओं में, तो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, और यह एक लिंग हार्मोन है, यह एक लिंग हार्मोन कहा जाता है इसको। ठीक है, हार्मोन है, तो आपका प्रजनन में सहायक होता है। ठीक है, पुरुषों में ये पाया जाता है और ये लिंग हार्मोन है और प्रजनन में सहायक होता है। इसी के साथ साथ हम लोग और दो को जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों महिलाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन का देखिए मुख्य जो काम है वो क्या है, तो ये मासिक धर्म चक्र होता है, इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है ना। और ये भी महिलाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में। ठीक है, और ये महिलाओं में जब मैंने महिला जो है गर्भवती होती है, ठीक है, तो गर्भावस्था जो होता है ना, गर्भावस्था के दौरान इसका स्राव होता है, इसका स्राव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे अभी आपको बताते हैं, कोर्टिसोल करके एक हार्मोन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोर्टिसोल एक हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होती है, एड्रिनल ग्रंथि है ना, एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है, या कह सकते हैं स्रावित होती है। और इसका काम क्या है, यह तनाव को नियंत्रित करता है, तनाव को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। तो इस तरह से आपको, चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यहां पे किसी तरह का कोई ऐसा ये नहीं किया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है कि बाह्यस्रावी पूछ रहा है, सिर्फ मानव शरीर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यकृत। वही अगर हमको अंतःस्रावी पूछता, अंतःस्रावी पूछता, ठीक है, तो आपका थायराइड हो जाता। और एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर पूछ देगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका अग्नाशय भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा, इसलिए आप यकृत लगा दीजिएगा। पिट्यूटरी के बारे में पढ़ ही लिए हम लोग। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त, तो पहले हम लोग रक्त के बारे में जान लेते हैं, है ना। रक्त होता क्या है, देखिए रक्त जिसको हम लोग रुधिर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्लड। क्या बोलते हैं, ब्लड। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यह तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यह तरल संयोजी ऊतक है। और जो रक्त है हमारा, ठीक है, जो रक्त है ब्लड, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका है प्लाज्मा, ठीक है, और एक है रक्त कोशिकाएं।
रक्त कोशिकाएं। अब प्लाज्मा क्या होता है, पूरे रक्त का प्लाज्मा जो है 55% होता है, ठीक है, और 45% ये होता है। माने पूरे रक्त में प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और आपका जो है ये रक्त कोशिकाएं जो होता है वो 45% होता है। अब देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो ये एक प्रकार का तरल द्रव है, ठीक है, एक प्रकार का तरल द्रव है। ये क्या है, तरल द्रव है, ठीक है। इसमें 90% जो होता है पानी होता है, 55% इसका में 90% पानी होता है ना, पानी होता है। तो प्लाज्मा तरल द्रव है, ठीक है, इसमें 90% पानी होता है, बाकी 10% में आपका बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अभी हम लोग जब जानेंगे रक्त कोशिका के बारे में, देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, और रक्त कोशिका के बारे में जानते हैं। रक्त कोशिका है ना, तो इसको देखिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या है, लाल रक्त कोशिका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका, इसको बोलेंगे WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और एक और होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए लाल रक्त कोशिका को याद रखिएगा, इसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, अच्छा थ्रो होगा ना, इरिथ्रो नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इरिथ्रोसाइट्स, एक सेकेंड, साइट्स, ठीक है। और श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा कि लाल रक्त कोशिका को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। चलिए आगे और देखिए, इसमें बहुत सारे चीजें अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए बाद में, ठीक है, तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अब हमारा जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है, ये जो लाल रक्त कोशिका होता है इसमें एक रंजक होता है आरबीसी में, ठीक है, इसमें एक रंजक होता है, या प्रोटीन कह सकते हैं ना, होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी के कारण रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन पाया जाता है, आयरन, ठीक है, Fe, ठीक है। कौन सा खनिज पाया जाता है इसमें, आयरन होता है। और देखिए इसका जीवन काल देखिए, जानते हैं हम लोग इसका जीवन काल क्या होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। ये बनता कहाँ है, निर्माण, सब जान लीजिए एक करके। निर्माण जो होता है इसका 120 दिन, तो इसका जीवन काल हो गया। निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब इसकी निर्माण होता है तो इसकी मृत्यु कहाँ होता है ना,
या कह सकते हैं कि इस कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह। तो प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा में खत्म होता है, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं इसको, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है, प्लीहा। इसके अलावा और भी देखिए, मेन इसका जो मुख्य है तो ये हो गया कार्ज, है ना। कार्ज होता है ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्य है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस किए। अभी अब आरबीसी के बारे में आप जान गए हैं। अब चलिए सेकेंड हम लोग डब्ल्यूबीसी देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। तो श्वेत रक्त कोशिका जो है, ठीक है, सबसे पहले तो इसको हमें प्रकार हम लोग देखेंगे, यह 5 प्रकार का होता है। चलिए इससे पहले भी देखते हैं, अच्छा जीवन काल देख लेते हैं ना। जीवन काल जो होता है इसका 1 से 4 दिन होता है, ठीक है। निर्माण इसका भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है। इसका भी जो कब्रगाह कहा जाता है, किसे? प्लीहा को ही कहा जाता है। इसकी भी समाप्ति होती है। और कार्य देखिए इसका, ठीक है। तो कार्य होता है इसका अंगों को संक्रमण से बचाना, ठीक है, संक्रमण से बचाना। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में, जो शरीर के अंगों को अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है, ठीक है। अनेक प्रकार की रोग जो संक्रमित है, संक्रमण से बचाव करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसका प्रकार देख लेते हैं ना, प्रकार देख लेते हैं पहले। जो प्रकार है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 प्रकार होते हैं, कितने? 5 गो हैं, 5 प्रकार, ठीक है। 5 में पहला नाम आप जान लीजिए, ठीक है, मोनोसाइट। पहला क्या है? आप ये कह सकते हैं न्यूट्रोफिल भी है, लिम्फोसाइट है, ठीक है। चलिए न्यूट्रोफिल लिखते हैं पहले, न्यूट्रोफिल, ठीक है। सेकेंड आपका जो है न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। 3 आपका हो जाएगा मोनोसाइट, मोनोसाइट। चौथा आपका क्या हो जाएगा? इएसनोफिल, इएसनोफिल ही होता है ना, हाँ, इसिनोफिल भी लिख सकते हैं इसको, इसिनोफिल। और 5वां आपका जो है वो होता है बेसोफिल, ठीक है। तो ये 5 प्रकार होते हैं और ये पांचों का जो है ऐसे काम अलग अलग है, ठीक है। संक्रमण से बचाव करना, ठीक है, इसका काम होता है मुख्य रूप से संक्रमण से बचाव करना, संक्रमण से बचाव। तो उसी प्रकार से इसका भी वही है, एंटीबॉडी का ये निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण, ठीक है। कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है आपका मोनोसाइट के, देखिए इससे कोई आकार में सबसे बड़ा होता है, आकार में ही, हाँ आकार में ही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा पूछ सकता है, ठीक है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है और ये सबसे छोटा होता है, आकार में सबसे छोटा होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जाने, है ना। चलिए थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपका है प्लेटलेट्स,
ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या है, या इसका भी जीवन काल जानते हैं। पहले देखिए जीवन काल ये होता है 7 से 10 दिन। इसका जीवन काल भी 7 से 10 दिन होता है। और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है ना। इसका भी देख लेते हैं हम, निर्माण इसका भी अस्थि मज्जा में ही होता है। कार्य, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो रक्त को थक्का जमाना। रक्त को थक्का जमाना क्या है जी, तो आपको कहीं पे चोट लग गया, कट गया, ठीक है, तो रक्त का प्रवाह लगातार ना हो, ठीक है, कुछ समय बाद वो रुक जाए, नहीं तो लगातार रक्त का प्रवाह होता रहेगा, शरीर का सारा रक्त बह जाएगा, वो आदमी की मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो रक्त को थक्का जमाने का काम किसका होता है, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। चलिए इतना हम लोग जान रहे थे कि इंपॉर्टेंट चीज नोट में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, रक्त का पीएच मान, ये भी आप एक बार याद कर लीजिए, तो 7.4 होता है। और जब 7.4 होगा तो कैसा होगा जी, क्षारीय होगा, है ना, क्योंकि 7 से प्लस है तो क्षारीय है, 7 रहेगा तो उदासीन हो, इससे कम रहेगा तो अम्लीय। तो 7 से क्या है, प्लस है, 7 से प्लस है तो क्षारीय, और 7 के माइनस है तो अम्लीय, और पूरा पूरी 7 है तो उदासीन, है ना। चलिए और कुछ देखते हैं। चलिए रक्त समूह के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रक्त समूह देख लेते हैं। रक्त समूह से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है ना। तो रक्त समूह से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला तो आपका होता है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव होता है, इसी तरह से बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, और ओ नेगेटिव। तो 4 प्रकार का ही रक्त समूह होता है। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ठीक है, इसी में नेगेटिव पॉजिटिव करके होता है, ये चीज आप समझ सकते हैं। और इससे कुछ क्वेश्चन और भी बनता है, ठीक है, और क्वेश्चन वो क्या बनता है वो देख लीजिए। तो आपका ओ निगेटिव जो होता है ना, ओ निगेटिव देखते हैं यहाँ पे, ओ निगेटिव जो होता है, निगेटिव समझिएगा, वो नेगेटिव माइनस का चिन्ह दे रहे हैं हम, ये सर्वदाता होता है। सर्वदाता को मैंने समझते हैं, सर्वदाता समूह बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को खून दे सकता है, ठीक है, सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को खून दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, कि आग किसी को भी देगा तो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सभी को दे सकता है। और एक होता है ए बी, ठीक है, ए बी, वो भी देख लीजिए, ए बी भी कभी पूछता है आपको, तो ए बी पॉजिटिव याद रखिएगा। ये जो होता है ना सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही माने सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है ना, सर्वग्राही समूह, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है कि ये रिएक्ट कर जाएगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, कोई इसमें एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो बहुत अच्छा चीज़ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। और भी देखिए, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपसे, 1-2 क्वेश्चन और भी देखिए। आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनीमिया। कौन सा रोग बोलते हैं, एनीमिया। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी की क्या होता है ना कि मात्रा बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी की असामान्य मात्रा, असामान्य मात्रा हो जाती है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। तो एक बीमारी होता है ल्यूकेमिया, याद रखिएगा, ल्यूकेमिया इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलेंगे, ब्लड कैंसर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी इसे देखिए 1-2 क्वेश्चन बन सकता है आपको। एक बीमारी होता है आपका हीमोफीलिया करके, एक बीमारी होता है ना, एक बीमारी और भी होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक बीमारी होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आनुवांशिक बीमारी है। कैसा बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी, माने ये पेरेंट से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और इस बीमारी में होता क्या है पता है,
इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, मैंने कट छट गया ना, थक्का नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज देखिए और, रक्त को मापने वाला, नहीं रक्त को नहीं बोल सकते हैं, रक्तचाप को बोल सकते हैं ना जी, रक्तचाप। तो रक्तचाप के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, देखिए क्या होता है रक्तचाप को। अच्छा यंत्र कौन सा होता है, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है ना, ऐसे देखिए यंत्र, ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और भी देखिए, अच्छा आपको रक्तचाप पूछ सकता है ना, सामान्य रक्तचाप पूछ सकता है आपसे, सामान्य रक्तचाप पूछ सकता है। रक्तचाप तो आप बोलिएगा 120/80, 120/80, मैक्सिमम 120 और कम से कम 80, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। आपका अगर अधिक रक्तचाप होता है, समान से अधिक, समान से अधिक होता है, यानी कि 120 से प्लस हो जाता है, ठीक है, 120 से प्लस हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ये भी पूछा जा सकता है आपको, हाइपरटेंशन। सामान्य से अधिक रक्तचाप, सामान्य से अधिक रक्तचाप होगा, 130, 135, 140, 150 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और सामान्य से अगर कम होगा, सामान्य से कम होगा, ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि 80 से जो है ना वो कमेगा माइनस में, ठीक है, और मैं नीचे गिरता जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो चलिए इस तरह से हम लोग सारा चीज जाने लगभग, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन बन सकता है आपका, कभी कभी पूछता है आपको, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि रक्त का निर्माण जो है, रक्त का निर्माण लगभग सभी रक्त का निर्माण जो है, तीनों जो है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, है ना। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण अवस्था में जब मतलब उसका भ्रूण तैयार होता है, तो भ्रूण अवस्था में जो है वो रक्त का जो निर्माण होता है वो होता है प्लीहा में। कहाँ होता है, प्लीहा में, ये भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन आपसे इसे पूछ सकता है, ठीक है। और आपका जो शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक क्या बोलते हैं इसको, ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, प्लीहा को ही बोलते हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, प्लीहा को ही बोलते हैं। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा कहा जाता है, भ्रूण अवस्था में इसका जैसे ब्लड का निर्माण प्लीहा में होता है। और प्लीहा को जो है इसे रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है, लाल रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। किसका, लाल रक्त का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग का था वो क्वेश्चन क्या था, है ना। तो क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बहुत सारा चीज हम लोग जाने हैं इसमें रिलेटेड। अभी क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन था आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिकाओं कहाँ होता है जी, अस्थि मज्जा में होता है। लगभग हम लोग सभी पढ़ लिए इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए बात आया हड्डी का, थोड़ा सा हम लोग हड्डी के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है। मानव शरीर में, ठीक है, कुल हड्डियां, कुल हड्डी जो होता है, कुल हड्डी कितना होता है जी, 206 होता है। लेकिन शिशु में, नवजात जो शिशु होता है ना, नवजात शिशु में कितना होता है, लगभग 300 एप्रॉक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए एक चीज और जान लेते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी थोड़ा सा देख लेते हैं।
सबसे बड़ी हड्डी देखिए, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है। तो ये देखिए, कभी कभी इसे क्वेश्चन पूछता है, तो बड़ी हड्डी जो हो जाएगा आपका फीमर हो जाएगा। कहाँ होता है जी? जांघ में होता है। कहाँ होता है? जांघ में, है ना। और छोटी हड्डी जो हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा। कहाँ होता है? कान में। कहाँ? कान में। और ये जो होता है आपका जबड़ा का हड्डी होता है। जबड़ा हड्डी, जबड़ा का हड्डी सबसे मजबूत जबड़ों में होता है। तो आपको इस तरह से इसमें कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। टोटल हड्डी होता है आपका, कुछ कुछ हड्डी से रिलेटेड और भी देखिए। इससे पहले थोड़ा सा मांसपेशी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, मांसपेशी जो होता है मानव शरीर में, मांसपेशियों की संख्या, ठीक है। मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या कुल, तो कुल होता है 645 ऐसे लगभग में, ठीक है। और सबसे बड़ी सबसे छोटी, इसमें भी कभी कभी पूछ सकता है आपको, सबसे बड़ी मांसपेशी जो होता है और सबसे छोटी, सबसे, ठीक है। और सबसे लंबी भी एक होता है, एक बड़ी एक लंबी भी होता है इसमें। तो ये तीनों देखते हैं अभी हम, सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी, है ना। बड़ी, छोटी, लंबी, ठीक है। और बोल सकते हैं एक मजबूत भी होता है, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत। थोड़ा सा मांसपेशी देख लेते हैं इसका। देखिए देखिए, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। चलिए थोड़ा सा और ऊपर से इसको लिखते हैं हम लोग। अच्छा चलिए इसको सरका देते हैं इधर, है ना, तो आसानी से हो जाएगा। चलिए, ग्लूटियस, ग्लूटियस है ना, ला है ये, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमम। और ये होता है अस्टेपेडियस, अस्टेपेडियस। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और इधर करते हैं, वो भी लिख देते हैं कहाँ क्या होता है अस्टेपेडियस, ठीक है। और सबसे लंबी जो होता है सार्टोरियस होता है, सार्टोरियस, सबसे लंबा, ठीक है। सार्टोरियस, सबसे लंबी क्या होता है? सार्टोरियस, है ना, ठीक है। और ये जो होता है सबसे मजबूत होता है मैसेटर, ये भी जबड़ा में ही होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ होता है? जबड़ा में ही होता है। तो इसे आप कुछ कुछ आप मांसपेशी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि मांसपेशियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। और देखिए थोड़ा सा भी हम लोग जानते हैं हड्डी के बारे में, थोड़ा और विशेष जानते हैं। चलिए थोड़ा इससे पहले देखिए, हड्डियों का कभी कभी अध्ययन पूछ देता है आपसे कि हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा ऑस्टियोपेरेसिस, 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 है ना। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि हड्डियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोपेरेसिस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा कभी कभी पूछ सकता है आपको कि हड्डियाँ बना किससे होता है, जो हड्डियाँ होता है, ठीक है, हड्डियाँ, हड्डियाँ का निर्माण जो मुख्यतः होता है, इसमें आपका कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, ठीक है। और एक और चीज कहीं पूछता है कोलेजन। तो तीन चीज से मुख्यतः हड्डियों का निर्माण होता है ना। और थोड़ा सा और जानते हैं कुछ कुछ चीजें, देखिए जी। चलिए और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हड्डियों का कभी कभी नाम पूछा जाता है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभी आपका
चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, मे भी क्वेश्चन उस तरह का आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन देखिए, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं ध्यान से। 4th नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इंसुलिन का स्राव अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इंसुलिन का स्राव जो होता है कहाँ से होता है जी? अग्न्याशय से होता है ना, अग्न्याशय से, ठीक है। किस ग्रंथि से होता है? अग्न्याशय से। यहाँ से 2 हार्मोन होता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्लूकागॉन, है ना। तो ये क्या करता है कि रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये रक्त में शुगर को बढ़ाता है। जो शुगर है शर्करा, इसको क्या करता है? बढ़ाता है। देखिए दोनों प्रॉब्लम हो सकता है आपको शरीर में ना, किसी के शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है और किसी के शरीर में शुगर की मात्रा कम गया। कुछ शुगर खेवे नहीं करता बेचारा, मीठा से एकदम परहेज है उसको, तो शुगर कम भी तो शरीर में नहीं होना चाहिए। तो ये ग्लूकागॉन जो इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, बढ़ाने का काम करता है। और जब ज़्यादा आप खाते हैं, ज़्यादा किसी तरह का आप सेवन करते हैं जिसमें शुगर ज़्यादा है, तो आपको ये वाला इंसुलिन आपका काम करता है, ठीक है। ये अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि को ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एड्रिनल। अभी हम लोग जो पढ़े थे ना, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। और ये थायराइड जो होता है, इससे निकलता है थायरोक्सिन। कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये जो है एक घेंगा रोग होता है ना, घेंगा रोग कहीं पूछता है तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, ये बढ़ जाता है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। पिट्यूटरी के बारे में हम पढ़े हैं, मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में देखिए, क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम, थोड़ा सा विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, है ना, समझने में भी। विटामिन, ठीक है, विटामिन है क्या? तो पहले विटामिन का हम लोग खोज जानते हैं, ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन शब्द आया कहां से? तो विटामिन का जो खोज है वो फंक ने किया। किसने किया? फंक ने, याद रखिएगा, फंक। खोज किसने किया? फंक ने किया, है ना। विटामिन का खोज फंक ने किया, ठीक है। और बहुत सारा विटामिन है जो हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे। तो विटामिन का खोज से रिलेटेड करके देखिए क्वेश्चन पूछता है आपको। विटामिन को शॉर्ट में लिखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये कुछ विटामिन का कभी कभी खोज पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों का किया था मैकुलन, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। और इसका किया था होलकट, ठीक है। और इसका किया था हॉपकिंस। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। विटामिन ए बी का मैकुलन किया था, सी का होलकट किया था। होलकट इटा है, ठीक है, होलकट, है ना। और ये हॉपकिंस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से आ सकता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। विटामिन का प्रकार देखते हैं, है ना। विटामिन का प्रकार, बहुत सारा विटामिन है। विटामिन ए, कौन सा विटामिन? ए। विटामिन बी, अब बी में क्या होता है? विटामिन B1, है ना। विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B3, इस तरह से बहुत सारा आता है। विटामिन B3, ठीक है। तो बहुत सारा विटामिन इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन बी के बारे में बहुत सारा चीजें हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट टॉपिक में, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई और विटामिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसका रासायनिक नाम, है ना। देखिए
ताकि समझ में आ जाए। इसका भी होता है रेटिनॉल होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं इसको। और विटामिन डी का क्या होता है? ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसका क्या होता है? तो आपका होता है विटामिन ई का कैल्सीफेरॉल के बाद होता है टेकेफेरॉल। ठीक है, टेकेफेरॉल। तो आप इसको से ये याद रख सकते हैं। और एक विटामिन के का हमेशा पूछा जाता है, इसका होता है फ्लिकविनोन। कैसे लिखते हैं इसको जी? फ्लिकविनोन है ना, फ्लिकविनोन, चलिए फ्लिकविनोन। ठीक है, फ्लिकविनोन। एक और कहीं कहीं पूछता है आपसे, विटामिन बी12 का भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट थोड़ा, तो याद रखिएगा साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, इस तरह से। और विटामिन बी का भी बहुत सारा है। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन B1, B3, ठीक है, B5 ये सब है। तो बहुत सारा है, इसको भी हम फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम तो आप समझ गए होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसमें और देखिए सब दिया हुआ है, तो ये ए का हो गया है ना, ये आपका ई का हो गया, ये हो गया डी का, विटामिन डी ई ए, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? अभी हम बता गए थे है ना, रक्त का तरल भाग हम बताए थे कि रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का 55% होता है। कितना होता है? और इसमें 90% पानी ही होता है, खाली 90% क्या होता है जी? खाली पानी होता है। ये सीरम क्या होता है इसे देखिए, तो सीरम जिसमें प्लाज्मा नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा रहित, प्लाज्मा रहित प्लाज्मा रहित रक्त को क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा रहित रक्त को, ठीक है, सीरम बोलते हैं। लसिका भी एक जैसे रंगीन द्रव है, रंगीन तरल द्रव ही आता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आप पढ़े हैं, एक प्रकार का कह सकते हैं प्रोटीन है, एक प्रकार का रंजक है जो लाल रक्त में होता है। किसमें होता है? लाल रक्त, क्योंकि रक्त का रंग ही जो लाल होता है ना, वो इसी के कारण होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? आयरन होता है। क्या होता है इसमें? आयरन, Fe। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, आपके बीच में 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो पहले हम लोग जान जाते हैं, देखिए हार्ट चेम्बर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्ट चेम्बर। ठीक है, हृदय कक्ष क्या बोलते हैं? तो देखिए पहले जानिए। ठीक है, स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं। ठीक है, स्तनधारी हो गया, और एवीज, अभी समझिएगा थोड़ा सा, सब आप लोग नहीं पढ़े हैं तो समझिएगा, इसमें पक्षी आता है। और स्तनधारी आप समझ ही रहे हैं, जो बच्चे को जन्म देता है, इसमें मानव आ जाएगा। और पशु जो है जो स्तनधारी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में 4 गो होता है। जितने भी पक्षी हैं, कुल सभी पक्षियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? 4। मानव में कितने होते हैं? 4। बाकी जो स्तनधारी और भी जितने जंतु हैं वो सभी में 4 होता है ना। और देख लीजिए आप, और देख लीजिए, और क्या होगा? उभयचर, उभयचर में आपका क्या आ जाएगा? मेढक आ जाएगा, ठीक है, सांप आ जाएगा, छिपकली आ जाएगा। तो ये सब में आपका 3 चैम्बर होता है। कै गो होता है जी? 3 गो होता है ना। और उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे मछली का या मत्स्य, मत्स्य नहीं, मछली लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, मछली में भी सभी मछली नहीं, मछली में जो इस वर्ग में है, मछली के वर्ग में है, समझे कि नहीं? तो मछली में होता है 2 गो, मत्स्य वर्ग इसको बोलते हैं 2 गो। अब जो कुछ मछली जो है आपका
मत्स्य वर्ग में नहीं आता है, तो उसमें 2 नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो मछली में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं हृदय कक्ष, और उभयचर में रेंकर चलने वाला में 3 हो गया, एबीज में 4 गो, यानी पक्षी वाला में 4 और मानव में 4। अब देखिए इसके बारे में तो डिटेल्स हम बताएंगे बाद में, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कक्ष होता क्या है। जो 4 कक्ष, जैसे मानव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मानव के बारे में ही बात करते हैं। तो मानव के बारे में देखिए, तो मानव में जो 4 कक्ष होता है, पढ़ाएंगे जब हार्ट के बारे में जो लाएंगे टॉपिक तो बताएंगे। उसमें देखिए अलिंद और निलय होता है। ठीक है, अलिंद और निलय, अलिंद और निलय। ठीक है, तो अलिंद क्या होता है? अलिंद 2 गो होता है, एक बायां अलिंद एक दायां अलिंद। और निलय क्या होता है? बायां अलिंद दायां अलिंद, 2 गो अलिंद 2 गो निलय। किसमें? मानव में और पक्षी में। लेकिन जब उभयचर की हम लोग बात करते हैं तो 2 गो अलिंद होगा और 1 गो निलय होगा, और मछली में 1 गो अलिंद और 1 गो निलय होता है। तो इस टाइप से चलता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले इसका आंसर आप देख लीजिए, बताने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, आपके बीच में 9th नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं गुणसूत्र के बारे में। देखिए आप जानते भी हैं कुछ कुछ, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसमें कितना गुणसूत्र होता है तो थोड़ा सा आप इसका एक ये ले सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं गुणसूत्र से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, चलिए गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। ठीक है, गुणसूत्र, इसका खोज देखिए कहीं कहीं पूछता है आपसे। ठीक है, 1956 में। ठीक है, और 1956 में कौन किया था? तो उसका नाम था आपका टीजियो एंड लिवान। क्या नाम था? टीजियो एंड लिवान, ये दोनों मिलके इसके बारे में सबसे पहले बताए थे। ठीक है, अब देखिए कुछ हम एक चार्ट ले लेते हैं कि मानव में कितना होता है गुणसूत्र। ठीक है, और मानव के अलावा और आपका चिंपैंजी है, कुत्ता है, तो मानव में तो आपका 46 हो जाएगा। 23 जोड़े, कितने जोड़े? 23 जोड़े। चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको रिपीट हो जाएगा। चिंपैंजी, इसमें होता है 48, 24 जोड़े, है ना। चलिए आपको दिखाई दे रहा है सामने से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुत्ता बिल्ली का भी कभी कभी आप देख सकते हैं, कुत्ता है आपका, बिल्ली हो गया, है ना। और क्या देख सकते हैं? हाँ, खरगोश है, घोड़ा है। ठीक है, खरगोश, घरेलू मक्खी से रिलेटेड भी कभी कभी पूछ सकता है आपको। घरेलू मक्खी, देखिए सबसे पहले देखिए कुत्ता में कितना होता है? 78 होता है। ठीक है, 39 जोड़े। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली में आपका होता है 38, 19 जोड़े। ठीक है, उसके बाद आपका घोड़ा में होता है 64, 32 जोड़े कह सकते हैं। और खरगोश में आपका होता है 44, 22 जोड़े, है ना, 22 जोड़े बोल सकते हैं। घरेलू मक्खी में होता है कुल 12 गो। ठीक है, 6 जोड़े। कितने जोड़े? 6 जोड़े। तो इस प्रकार से आप इस रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा जो मनुष्य में जो 46 जोड़ा होता है, ठीक है, मनुष्य में जो 46 जोड़ा नहीं बोल सकते हैं, 46 गुणसूत्र होता है ना, 46 गुणसूत्र। कितने जोड़े? 23 जोड़े। ठीक है, तो 23 जोड़े में देखिए जो 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा यानी कह सकते हैं 44, इसको ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ये क्या करता है ना कि शरीर की संरचना बनाता है। संरचना में योगदान करता है। ठीक है, संरचना में माने अंग का निर्माण करता है, शारीरिक अंग लंबा चौड़ा जो भी है, इस प्रकार से। और एक जोड़ा जो होता है,
एक जोड़ा कह सकते हैं 23वां जोड़ा, क्या बोल सकते हैं 23वां जोड़ा, जो अंतिम जोड़ा एक जोड़ा होता है, 2 गो, ठीक है, एक्स वाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स वाई जो क्रोमोसोम होता है इसको लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी से लिंग का निर्धारण होता है, इसी से क्या होता है लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है, इसी से ही लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। उसमें भी देखिए पुरुष में, पुरुष या कहिए नर, इसमें जो होता है आपका एक्स वाई होता है, और महिला, ठीक है, महिला यानी कि मादा, इसमें आपका होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। यही आपका जो है से निर्धारण करता है कि लड़का होगा लड़की होगा। वही चीज देखिए, अगर आपका एक्स वाई जो लड़का का है और एक्स एक्स लड़की में है, ठीक है, तो इसका जो है से एक्स और इसका भी एक्स, तो क्या होगा लड़की होगा, क्या होगा लड़की होगा, है ना। और इसका अगर एक्स और इसका एक्स, फिर भी लड़की ही होगा, क्या होगा लड़की ही होगा, ठीक है। और इसका वाई और इसका एक्स, तो क्या होगा लड़का होगा। और इसका वाई और इसका एक्स, तो भी क्या होगा लड़का होगा। यानी कि एक्स वाई जब मिलेगा तो लड़का होगा। तो यहां से देखिए एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी जोड़ा को, अगर लड़का लड़की में अगर ये जो है जो गुण है कि लड़की सिर्फ हो रहा है लड़का नहीं हो रहा है, वो डिसाइड करने का काम सिर्फ नर यानी कि पुरुषों में होता है। किसमें होता है पुरुषों में, क्योंकि इसी के पास एक्स और वाई गुणसूत्र है। महिला के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक्स गुणसूत्र ही है, एक जोड़ा, ठीक है। तो इससे चीज समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी हम इससे जो डिसऑर्डर है ना, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। और वो डिसऑर्डर हम लोग अभी जानेंगे। एक होता है आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इंग्लिश में ही लिखते हैं जी, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आपका फिर आता है क्लाइफेल्टर होता है ना, टर्नर भी एक होता है जी, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया। क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, इंग्लिश में कर देते हैं इसको भी, ठीक रहेगा, सिंड्रोम। चलिए, और एक और होता है, नहीं आपका तो 4 हो गया ना, चलिए हाँ, ये आपका होगा 21वें नंबर गुणसूत्र। 21वें नंबर गुणसूत्र आप ऐसे पहले याद रखिएगा, ये होता है 13वें नंबर गुणसूत्र, ठीक है। ये आपका होता है 45 नंबर गुणसूत्र, और ये आपका होता है 47 नंबर गुणसूत्र। पहले ये देख लिए कौन सा गुणसूत्र में प्रभावी होता है। तो ये आपका यहाँ से इस तरह से डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें नंबर गुणसूत्र में प्रभावी होता है आपका, मैंने इसमें कुछ न कुछ आपका कमी होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, इससे होता है। पटाऊ सिंड्रोम 13वें नंबर, टर्नर 45 और क्लाइनफेल्टर 47। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, क्या होता है ना कि 21वां नंबर जो गुणसूत्र होता है ना, 21वें नंबर गुणसूत्र का, ठीक है। और थोड़ा इसको देखते हैं, इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है। गुणसूत्र का एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी मतलब एक अधिक बन जाता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है। होना चाहिए एक ही गो, लेकिन हो जाता है 21वें नंबर का गो 2 गो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इससे बहुत सारा तरह तरह की बीमारियां होती है, ठीक है। आपको मैंने जैसा होना चाहिए, जैसे नॉर्मल इंसान होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बींग होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है 13वें नंबर गुणसूत्र में, ठीक है, ये 13वें नंबर गुणसूत्र में मैंने कह सकते हैं कि प्रभावी होता है, ठीक है। आपका इसमें भी एक कॉपी जो है बढ़ जाता है, जिस प्रकार से इसमें बढ़ता है ना, इसमें भी एक कॉपी जैसे क्या होता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और ये होता है टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में,
ये याद रखिएगा। महिलाओं में क्या होता है ना, महिलाओं में एक की कमी हो जाता है, एक गुणसूत्र की एक की कमी होना चाहिए आपका 46, लेकिन हो जाता है 45। और ये जो होता है पुरुषों में होता है, पुरुषों में एक की वृद्धि, एक की वृद्धि 46 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है 47। और इसमें 46 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है 45। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये भी बन सकता है आपको, है ना। चलते हैं अभी क्वेश्चन का देखिए, अब आंसर देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन का आप आंसर देखिए। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, तो 46 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो पहले हम लोग यही जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके द्वारा जो है ऐसे पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे कौन सा पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब भोजन में क्या बनाते हैं ये सभी, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का होता है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में देखिए आवश्यक चीजें क्या क्या होता है, आवश्यक तत्व या आवश्यक पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। आवश्यक पदार्थ, पहला जो होगा आपका वो क्या चाहिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जल जरूरी है, जल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। प्रकाश क्या, सूर्य प्रकाश, है ना, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सनलाइट जरूरी है। और चौथा आपका क्लोरोफिल, हरा पेड़ पौधा है तो क्लोरोफिल तो रहेगा ही, तभी उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। तो ये 4 आवश्यक चीजें होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो आप पढ़िएगा, जो आपका होता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। और ये सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक क्रिया होता है, बनाता है C6H12O6 प्लस H2O और प्लस O2। तो जो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है, जो ये आपका ऑक्सीजन गैस निकल रहा है O2, ठीक है, O2 वो किस क्रिया द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो हम लोग को ऑक्सीजन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जल का अपघटन होने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। चलिए, तो इसका आंसर देखिए, आप सिंपल सा लगा सकते हैं। गैस के बारे में तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग आपके बीच में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में हम लोग जानने के लिए मिल जाएगा बढ़िया से इसमें। तो चलिए कोशिका के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड में हम कर देते हैं और हम लोग कोशिका के बारे में जानते हैं, ठीक है। कोशिका इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, सेल। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछ देता है आपसे। तो साइटोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। चलिए इसका देखिए खोज, ठीक है, 1665 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, है ना। और सबसे पहले ये मृत कोशिका का खोज हुआ था। कौन कोशिका खोज हुआ था, मृत हम लिख सकते हैं, मृत कोशिका, मृत कोशिका का खोज हुआ था। बाद में फिर जीवित कोशिका का खोज हुआ, मृत कोशिका का पहले खोज हुआ था, ठीक है। अब देखिए कोशिका का कुछ कोशिकांग है, इसके कुछ अंग हैं, कोशिका अंग बोल सकते हैं, कोशिकांग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी का अंग जो है उसमें क्या क्या आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है,
ठीक है, राइबोसोम है, गोल्गी काय है, केंद्रक है, बहुत सारे चीज़ इसमें जो ऐसे अंग होते हैं इसके। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हम देखिए जान लेते हैं, इन चारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस, या इसी को बोलते हैं हम लोग शक्ति घर या शक्ति गृह बोलते हैं, है ना, या ऊर्जा घर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है ना। और किसके रूप में करता है? एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे देखिए कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन। ये पूछ सकता है आपको, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम देखिए, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और गोल्गी बॉडी जो होता है आपका, ठीक है, ये आपको गोल्गी काय जो होता है, इसके अलावा आपका एक लाइसोसोम भी होता है। ठीक है, गोल्गी काय का भी एक प्रमुख कार्य है अपना इम्पोर्टेंट, जो आपका एक लाइसोसोम कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में। चलिए लाइसोसोम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में, तो इसे बोलते हैं सुसाइड बैग, कोशिका का सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर समझ में आ ही गया होगा आपको, ये आपका आंसर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में देखिए, बल का एसआई मात्रक पूछा है इसमें। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक देखिए, थोड़ा सा मात्रक के बारे में जान लीजिए पहले आप। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है आधारी और एक बोल सकते हैं आपका व्युत्पन्न। ये हम लोग दो जानते हैं ना, आधारी और व्युत्पन्न। तो आधारी में देखिए, ठीक है, आधारी जो होता है इसमें ये कुल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 मात्रक होते हैं। आधारी कितने होते हैं? 7 मात्रक, जिसमें आपका आ जाता है लंबाई, ठीक है, और उसके बाद समय, द्रव्यमान, ठीक है, तापमान, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा भी आता है इसमें। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, और एक आता है आपका ज्योति तीव्रता। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है आपके कि निम्न में से कौन आधारी मात्रक नहीं है। अब देखिए इन सब का जो मात्रक है, जो आपका यूनिट है, लंबाई को हम लोग कैसे लिखते हैं? मीटर में। ठीक है, समय को सेकंड में, है ना, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किसमें? किलोग्राम। ठीक है, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति धारा को कैंडेला में। इसी प्रकार से व्युत्पन्न जो होता है, देखिए ये होता है स्वतंत्र मात्रक, किसी पर डिपेंड नहीं है। ये 7 जो होता है ना, आधारी मात्रक बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं, स्वतंत्र मात्रक इसको बोलते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं है। कुल कितने हैं? 7। और व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो आधारी मात्रक के सहयोग से बनता है। इसमें जैसे बल है, ठीक है, क्षेत्रफल है, तो आपका ये सब चीजें हैं। तो आपका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आपका आधारी मात्रक से ही मिलकर बनता है। और इस प्रकार से बल है ना, कार्य है, आपका वेग है, ये सब है। ठीक है, ये सब का मात्रक है। देखिए हम बल का एसआई आप मात्रक आपसे पूछा है, तो बल का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और ये जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का, है ना, कार्य या ऊर्जा का। ठीक है, वाट जो है किसका है? शक्ति का। ठीक है, और पास्कल जो है आपका दाब का। तो इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है,
किस प्रकार से, कभी कभी आपसे देखिए मात्रक ना पूछ करके आपका जो है क्वेश्चन बीमा से आ सकता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह से आप पढ़े होंगे बीमा, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है, एक लंबाई का, एक समय का और एक द्रव्यमान का, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। लंबाई को m से सूचित करते हैं, समय को t से, ठीक है, नहीं लंबाई को l होगा, ठीक है, लंबाई को किससे करेंगे, l से, समय को t से और इसको m से। तो कभी कभी आप देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो MLT के फॉर्म में कुछ इस कर आता है, आप पूछा जाता है आपको किसका बीमा है ना। तो MLT का फॉर्म देखिए, आप बनाने के लिए सीखिए कि कैसे बनता है। जैसे सपोज आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल का, किसका पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल का बीमा। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और मीटर किसका बारे में बता रहा है, यानी कि लंबाई का। तो पहले क्षेत्रफल आप जानिए, इसका फॉर्मूला जानिए, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको। चलिए देखिए, क्षेत्रफल का हम पहले निकालते हैं। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने लंबाई, या लंबाई गुने चौड़ाई कह सकते हैं ना, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन ये देखिए, चौड़ाई रहे लंबाई रहे, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर ही होता है। तो मीटर को हम कैसे लिखते हैं, m से। कैसे लिखते हैं, डायमेंशन में क्या लिखते हैं, ओ सॉरी, डायमेंशन में मीटर को l से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, l से लिखेंगे, है ना। तो l से लिखेंगे जब, डायमेंशन EVL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डायमेंशन कभी भी जो है इसे सिर्फ और सिर्फ एक नहीं लिखाता है, ये हमेशा तीनों के फॉर्म में ही रहता है, हमेशा MLT के फॉर्म में ही लिखते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको तो यहाँ m है और ना ही t है, तो क्या करेंगे जी, तो m को 0 कर देंगे, l को 2 है तो l को 2 रहने देंगे और t को 0 कर देंगे। ये आपका बन गया क्षेत्रफल का बीमा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको सपोज यही क्वेश्चन रहता कि बल का SI मात्रक नहीं बल्कि बीमा, ठीक है, और आपको ऑप्शन में कुछ दिया रहता, तो अब बल का बीमा कैसे निकालते हैं। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। क्या होता है, बल का होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखिएगा, ठीक है, त्वरण से भी आपको यह चीज याद रखना पड़ेगा, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि मीटर का जो हो जाएगा l हो जाएगा, और इसका जो है इसे t के पावर -2 हो जाएगा, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा। द्रव्यमान को हम m से सूचित करेंगे, और त्वरण को हम देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो मीटर किसका हो जाएगा, लंबाई, तो लंबाई का, समय से क्या, सेकेंड, तो t से, समय को हम t से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यूटन होगा। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा का SI मात्रक, तो ये आपका एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट किसका है जी, तो विभवांतर का, है ना, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ओम किसका है, तो प्रतिरोध का है। विद्युत प्रतिरोध किसका, विद्युत प्रतिरोध का, ये तो अभी हम लोग पढ़े ही थे। विद्युत शक्ति का ये मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक और विभवांतर का मात्रक। चलिए नेक्स्ट, कार्य का SI मात्रक पूछा है, तभी बता गए थे कार्य का जूल होगा। चलिए, प्रकाश की गति देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, है ना। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो प्रकाश की गति थोड़ा सा जान लीजिए। माध्यम देखिए, निर्वात और वायु कह सकते हैं या हवा कह सकते हैं। उसके बाद आपका जल, कांच, ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये सब माध्यम में क्या होता है कि हीरा, ठीक है, ये माध्यम में किसका कितना होता है। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, इतना गति होता है, इतना वेग होता है। और इसमें होता है 2.99 कह सकते हैं, थोड़ा सा कम होता है जी। और उसके बाद जल में आपका होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें होता है आपका 2, ओनली 2, ठीक है, तो 2 × 10⁸ लिख सकते हैं, 2 लाख।
ये देखिए 3 लाख है ही, ये 3 लाख से थोड़ा कम है, थोड़ा कम मतलब बोल सकते हैं अप्रोक्स में 3 लाख भी बोल सकते हैं, 2.99 लाख करके, ठीक है। ये 2.25 लाख 2.25 लाख मीटर प्रति सेकेंड, ये 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। और ये होता है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका ये है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है, तो सबसे अधिक किसमें है, तो निर्वात में है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि यहाँ पे प्रकाश है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ध्वनि रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि की जो गति है, ध्वनि की गति वो निर्वात में क्या होता है, शून्य होता है, निर्वात में शून्य होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ध्वनि रहेगा तो आप मत मार दिएगा ध्वनि में सबसे अधिक होता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में, ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, ठीक है। अब न्यूटन का प्रथम नियम आप समझ जाइए। न्यूटन का प्रथम नियम आप पढ़े हैं, ठीक है। न्यूटन का 3 नियम था, कितने नियम था, न्यूटन के गति के 3 नियम थे, कितने नियम, 3 नियम, ठीक है। एक पहला नियम, ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जो होता है गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम जो था, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है, ध्वनि जो होता है, ध्वनि का गति वो एकदम शून्य होता है, एकदम नहीं के बराबर, चल ही नहीं सकती है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए कुछ कणों की आवश्यकता होता है, कुछ जो है पार्टिकल्स चाहिए, तब ना ध्वनि जो है उससे टकराएगा तो उसका आवाज निकलेगा, ठीक है। तो ध्वनि चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, और इसमें निर्वात में कोई कण नहीं होता है, यानी कह सकते हैं माध्यम का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माध्यम का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में आपका क्या हो जाएगा जी, तो हीरा ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इसका कुछ ये नहीं दे सकते हैं आपको, थोड़ा सा आप ये याद रख सकते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में क्या आएगा, तो हीरा ही आएगा, ठीक है। आपको और भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे, कठोर धातु, कठोर तत्व, ये सब देखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। संलयन और विखंडन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसमें, है ना। देखिए संलयन और विखंडन ये थोड़ा सा जान लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन। संलयन क्या होता है, ठीक है, तो दो छोटे नाभिक, दो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा बनता है ना, एक बड़ा परमाणु बनता है, ठीक है। और इसी का जस्ट इसमें अपोजिट होता है, एक बड़ा जो होता है, एक बड़ा परमाणु टूट जाता है, टूट कर दो छोटे छोटे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, दो छोटे छोटे परमाणु बन जाते हैं, है ना। तो इसी का जस्ट ये उल्टा है। अभी दोनों प्रक्रिया में जो होता है ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, संलयन में भी और विखंडन में भी। देखिए सूर्य का ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या होता है कि दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के जो है परमाणु मिल करके, ठीक है, ये आपका हीलियम का एक बनाता है। तो ये जो प्रक्रिया देखिए, दो छोटे छोटे मिल करके क्या बना रहा है, एक बड़ा परमाणु बना रहा है। तो मिल के बना रहा है, मतलब कौन सा क्रिया हो रहा है जी, तो संलयन हो रहा है। तो सूर्य की ऊर्जा का उत्पादन जो होता है ना, वो संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है आपका, परमाणु बम
ठीक है, और हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम। परमाणु बम जो है आपका ना वो विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? विखंडन पर। और ये जो है संलयन पर आधारित है, याद रखिएगा। संलयन प्रक्रिया द्वारा ये होता है और ये विखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएच मान के बारे में पूछा है। पीएच 7 जैसे क्या होता है, चलिए जानते हैं पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति इसके बारे में बताता है, ठीक है। और ये एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है। ये इसके बारे में कौन बताया था? सोरेनसन बताया था। सोरेनसन याद रखिएगा। पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन। इसमें 0 से लेके 14 तक अंकित होता है, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। तो 0 से लेकर के आपका जो 7 तक है, 0, 7 और 14 आप समझिएगा। तो ये 7 होता है आपका उदासीन होता है। कोई भी जो सोल्यूशन है, जो विलयन है, अगर उसका पीएच मान 7 दिखा रहा है तो उदासीन है। उदासीन के मतलब ना तो वो आपका एसिड है और ना ही बेस है। लेकिन जैसे ही 7 से कम जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 0 से लेके 14 तक अंक दर्शा रहता है किसमें? पीएच स्केल में। और तो 0 से 7 और तो पूरी 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से कम रहेगा। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय। अगर किसी का 0 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा वो, और 7 से अधिक जब होगा तो सब क्षारीय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक क्षारीय जो होता है 14 वाला होता है। तो अम्लीय में अगर कहीं कहीं पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक अम्लीय क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो 1 होता है, या 1 से कह सकते हैं कि कम होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है ना, 1 से कम होता है। और उसके बाद आपका एक याद रखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे अधिक क्षारीय होता है। इसका 14 होता है पीएच मान। तो यहाँ 7 के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। जो जल होता है, जल हम लोग जो पीते हैं ना तो खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका पानी का सूत्र, हल्का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो H2O होता है पानी का सूत्र, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें और क्या बताएंगे, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए देखिए आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसे आवर्त सारणी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी आवर्त सारणी के बारे में देखिए पहले जानते हैं हम लोग। आवर्त सारणी है ना, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो आवर्त सारणी के निर्माण, अगर सबसे पहले निर्माण के बारे में पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किसने किया था, प्रथम निर्माण तो मेंडलीव किया था। कौन किया था? मेंडलीव। ठीक है। आधार क्या था इसका, कैसे निर्माण किया था? तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा था, है ना। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा था, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा था। और इसके जो आवर्त था, इसमें 7 गो आवर्त था इसका, 7 आवर्त और 8 वर्ग था टोटल। ये मेंडलीव के बारे में हम बता रहे हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था, इसमें 7 आवर्त था, 8 आवर्त था। और कुल जो तत्व था उस समय, कुल तत्व आपका था 63। कितने था? 63। कुल ज्ञात तत्व जो था, कुल ज्ञात तत्व उस समय तक वो 63 था। पूछता है कि मेंडलीव का जो परमाणु आवर्त सारणी था किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था ये, ठीक है। मेंडलीव ने कब दिया था? डेट भी आप याद रखते हैं 1869। क्या है? 1869। चलिए इसके बाद जो है आपका, अभी थोड़ा सा और देख लीजिए आप, क्या बोल सकते हैं, मोसले के बारे में। फिर कई मोसले पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपको। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था, मोसले 1913 ईस्वी में। किसने? 1913 ईस्वी में। अब आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधार क्या रखा था इसका जी?
तो परमाणु क्रमांक था या परमाणु संख्या, देखिए इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। परमाणु संख्या था, है ना। इसमें कुल जो है से 7 आवर्त था और 18 वर्ग था, ठीक है। तो ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त था और 18 वर्ग था। इसके अलावा और कहीं पूछता है त्रिक नियम। त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेरेनर। किसने दिया था? डोबेरेनर, ठीक है। और एक अष्टक नियम लाया था, अष्टक नियम, ठीक है, अष्टक नियम ये दिया था न्यूलैंड्स ने। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, आप इससे याद रख सकते हैं, अष्टक नियम और त्रिक नियम। इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेनली हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे हल्की गैस, तो हल्की गैस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे हल्की गैस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। और भी कुछ देखिए, सबसे अगर भारी आपको पूछा जाएगा, धातु पूछा जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें रिलेटेड, ठीक है। बहुत चीज़ बताएंगे, भारी के बारे में बताएंगे, भारी गैस, है ना, भारी धातु, ठीक है, भारी धातु, हल्की धातु, सारा चीज़ भी नेक्स्ट वीडियो में जब लाएंगे तो बताएंगे। नीला लिटमस अम्ल, देखिए नीला लिटमस अम्ल जो है, अम्ल में, नीला लिटमस जो है अम्ल में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना। देखिए जी, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक बार लोहे पर जब जंग लग जाएगा तो फिर से अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। तो दो तरह के होता है, एक भौतिक होता है और एक रासायनिक होता है ना। दो तरह के परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। वैसा परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, मूल अवस्था में वापस आ जाए, इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक बोलेंगे। और जो मूल अवस्था में वापस नहीं, अपनी अवस्था खो दे, अपनी अवस्था खो दे, या अपना गुण धर्म जो भी है उसका खो दे, माने खत्म हो जाए उसका, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे पर एक बार जंग लगेगा तो लोहा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो फिर लोहा उस तरह का जैसा पहले था वैसा रहेगा? नहीं रहेगा, तो रासायनिक है। जैसे कागज का फटना, कागज अगर हम लोग फाड़ देते हैं तो क्या होगा? उससे क्या, कागज तो कागज ही है ना जी, चेंज तो नहीं हो गया उसका। भले आकार आकृति में बदलाव हो रहा है लेकिन उसके गुण में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन कागज को जला देंगे तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, बल्ब अभी जल रहा है, कुछ देर बाद फिर लाइट कटेगा तो बल्ब फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। अभी ग्लो कर रहा है, फिर वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो प्रोपेन ब्यूटेन होता है, ठीक है। एलपीजी को बोलते हैं हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इसके मुख्य घटक प्रोपेन ब्यूटेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं C3H8 और C4H10, है ना, ये होता है। इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपका, इसमें से जो गंध निकलता है, ठीक है, एलपीजी जब लीक होता है ना, जब कहीं से लीक होना शुरू हो जाए तो एक गंध निकलता है, उसे बोलते हैं हम लोग मिथाइल मरकैप्टेन। मिथाइल मरकैप्टेन ये है क्या पता है? ये मिलाया जाता है अलग से, ये अलग से आपका मिलाया जाता है ना, ये अलग से आपका मिलाया जाता है। इसलिए ताकि एलपीजी लीक हो तो पता चल जाए उसकी गंध से, तो गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका 25 क्वेश्चन लाएंगे और बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप सीख सकें। धन्यवाद।